तब नरेंद्र मोदी को गाली दे देना। तो तुम दिन रात बैठ के नेशनल टेलीविजन पे बीजेपी को गाली दे रहे हो। भारत में राहुल गांधी जी का जब भारत के बाहर दौरा होता है तब जाके वो भारत के विरुद्ध में बात करते हैं। इतना सब तुम बोलने के बाद भी रैलियां निकाल रहे हो, शाहीन बाग कर रहे हो, दिन ब दिन देखो अभी किसान आंदोलन चल रहा है, इतना सब कर ले रहे हो और हमारा मोदी एक शब्द नहीं बोल पा रहा है। ये कैसी डेमोक्रेसी भैया? इसका मतलब हमारा जो डिक्टेटर है वो बेकार है। तो भैया मैं अगर इनके नजर में डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी होने से 10वें नंबर से भारत चौथे नंबर पे आ गया ना, मैं चाहूंगा सिर्फ केंद्र में नहीं पूरे राज्य में डेमोक्रेसी खतरे में आ जाए भैया, और हम विकास की ओर पे बढ़ पड़े। यूपी में तो हमने कर दी ना डेमोक्रेसी खतरे में, अब 1 ट्रिलियन टच करने वाला है भारत, ये यूपी की जीडीपी सिर्फ। तो भैया मैं चाहूंगा पूरे 28 का 28 राज्य में डेमोक्रेसी खतरे में पहुंच जाए बस जल्दी से। उन्होंने ये भी कहा है कि जैसा अभी देश का स्थिति देख रहे हैं, देश के जो मीडिया है वो 24 घंटे मोदी मोदी मोदी, जो यहाँ के युवा का जो सवाल है वो सारे चीज़ों को वो दिखाना बंद कर दी है। अब जो भी देखता है सारे न्यूज़ चैनल पर सिर्फ मोदी मोदी 24 घंटे रहती है। इसके पहले जब ये चाटुकार 70 साल तक जिसने चाट चाट के जीभ मोटी कर दी, रवीश कुमार, बरखा दत्त, उसके बाद राजदीप सरदेसाई, ऐसे लोग क्या थे? ये लोग बहुत बड़े सेक्युलर पत्रकार थे। जो 70 साल तक तुमने कांग्रेस का चाटा, तब हमने ऐसा कुछ बोला था क्या? और तुम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं भैया। 14 जो भारत के सबसे बड़े पत्रकार है ना, 14 जिस सबसे नामी पत्रकार है, उनको तुमने बैन कर दिया अपनी लिस्ट से। तो ये डेमोक्रेसी खतरे में है भैया। अब पत्रकारिता ऐसी चलेगी, सीधी सीधी बात है सर, जो हिंदू हित की बात करेगा, जो देश हित की बात करेगा, वही गद्दा पे राज करेगा। अच्छा, ऐसा है कि अभी विपक्षी पार्टी कह रही है कि जो गवर्नमेंट है वो ईडी का इस्तेमाल अपने हित के लिए कर रही है, और जितने भी विपक्षी पार्टी के जो नेता है उस पर उन्होंने छापा मरवाने का काम सीबीआई को यूज कर रही है, ईडी को यूज कर रही है। क्या बीजेपी में ऐसा कोई नेता नहीं है जो करप्ट नहीं है? क्या उसके घर पे एक भी ईडी छापा नहीं मार सकती है? या बीजेपी में आने से जो भी विपक्षी नेता जो बीजेपी में मिलती है वो कैसे दूध के धुले जाते, उसके घर पे क्यों नहीं छापा पड़ा? जब कांग्रेस की सरकार थी ना, तब एकमात्र सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव जी। उनके ऊपर उस समय भी क्या बोलते हैं करप्शन के चार्जेस लगे थे। उस समय भी बीजेपी, नेशनल हेराल्ड, दुनिया भर की चीजें जो माँ बेटे बेल पे घूम रहे हैं, उस समय भी इनके ऊपर ही होता था, आज भी इनके ऊपर ही हो रहा है। ईडी सीबीआई बनाने वाले कौन है? इन्होंने ही तो गठन किया था ना उसका, और आज यही लोग उनसे परेशान है। तो भैया ईडी सीबीआई भी अपने अलग स्वैग में चल रही है, उनका भी अलग नारा चल रहा है कि केजरीवाल और सोरेन तो बस झांकी है, अभी पूरी कांग्रेस बाकी है। तो अभी बहुत लोग की लिस्ट बची है। आपको क्या लग रहा है कि सही में ईडी सीबीआई जो है सो सरकार के लिए काम कर रही है? ईडी सीबीआई देश हित की बात कर रही है। आज की आपको न्यूज बता रहा हूं, गुजरात से 3,500 किलो नार्कोटिक्स बरामद हुआ है। इसके पहले आपने सुना था कभी ऐसा कुछ हो रहा है? तो भैया ईडी सीबीआई अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। और अगर डेमोक्रेसी इतनी खतरे में होती ना, तो ये जो माँ बेटे जेल में बेल पे घूम रहे हैं ना 50,000 के, ये भी काला पानी की सजा भुगत रहे होते। केजरीवाल जो 7-7, 8-8 बार ईडी समन कर चुकी है, उसके बावजूद तुम नहीं पहुंचे और रैलियां दबादब कर रहे हो ना। अगर डेमोक्रेसी खतरे में होती ना, तो ये लोग जेल के अंदर होते। और जर्मन शेफर्ड की बात आप मत करो सर, उसको ना पहले किसी ने सीरियसली लिया था, ना सीरियसली लिया है, और ना कभी कोई सीरियसली लेगा। और अगर डेमोक्रेसी खतरे में है हमारे लिए, तो हम इसी डेमोक्रेसी खतरे में खुश हैं। और जैसा राहुल गांधी आप जान रहे हैं कि अभी न्याय यात्रा कर रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि हमारे न्याय यात्रा में, उनके पार्टी दावा कर रही है कि लाखों की भीड़ उनके स्वागत में आ रही है, और जहां जहां से वो गुजरते हैं लोग उनको देखने के लिए वहां पे सड़कें जाम हो जाती है, ट्रैफिक नियम टूट जाती है। और राहुल गांधी का ये भी दावा है कि 2024 में हम लोग वापसी कर रहे हैं और मोदी जी को पीछे। और एक और ट्रेंडिंग कर रहा है ट्विटर पे कि मोदी गो बैक। तो ये इसको आप कैसे देख रहे हैं? जो भी आपने बोला ना कि लाखों लाख की भीड़ आ रही है, सर 140 करोड़ लोगों की भीड़ है राहुल गांधी के मस्त कोई कॉमेडी का एंटरटेनमेंट वाला स्पीच सुनने की। और जो लाखों लाख की भीड़ उनके साथ चल रही है ना, वो सारे के सारे जितने भी भीड़ है ना, उनके हाथ में मिस्टर इंडिया की घड़ी पकड़ी हुई है। क्योंकि भैया मुझे तो नजर नहीं आ रहे राहुल गांधी के साथ। और बात रही भारत जोड़ो यात्रा की, तो भारत जोड़ो कम, बीजेपी जोड़ो यात्रा ज्यादा है। राहुल गांधी जी यहाँ से यात्रा निकाल रहे हैं, वहां से मनीष तिवारी खड़े हैं बीजेपी में जाने के लिए, कमलनाथ उनके बेटे खड़े हैं बीजेपी में जाने के लिए। और अभी ये राज्यसभा का चुनाव हुआ यूपी में, वहां 8 सांसद इनके पहुंच गए बीजेपी के पाले में। तो भैया ये बीजेपी जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। और जब तक राहुल गांधी नाम का राहु कांग्रेस पे है ना, तब तक किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो कांग्रेस को जिता सके और बीजेपी को हरा सके। तो बीजेपी भी तो अपने फायदा के लिए राजनीति कर रही है। होम मिनिस्टर जो है हमारे अमित शाह, उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाएगा। नीतीश कुमार जो अभी बिहार के सीएम अभी चेंज हुए हैं, पार्टी चेंज किए हैं, उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाएगा लेकिन हम नीतीश जी को अपने पार्टी में नहीं लेंगे। लेकिन जैसे नीतीश जी ने इच्छा जाहिर की, उन्होंने फिर से पार्टी बदल ली और बीजेपी ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। तो बीजेपी भी तो सिद्धांतवादी नहीं रहा, बीजेपी का भी कोई सिद्धांत नहीं रहा। देखो सर, बीजेपी का एक ही सिद्धांत है, राष्ट्रहित, देश हित, राज्य हित, जनता हित। इसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े वो हर एक चीज करेंगे। और बात रही नीतीश कुमार की, तो इसके पहले सबसे बड़ा अलायंस तो बीजेपी के साथ ही था ना। तो भैया दो
जुड़े टूटे हुए भाई फिर से मिल रहे, उसमें क्या दिक्कत है भाई? बात सीधी सी है, राजनीतिक पार्टियां है वो तोड़ जोड़ तो लगा ही रहेगा, वो पहले भी लगा रहता था, अब भी लगा है। हमारा उससे विकास होना चाहिए, हमारे हित की बात होनी चाहिए, हमें रोजगार मिलना चाहिए, हमें सामान सस्ता मिलना चाहिए। उसके लिए फिर चाहे आरजेडी और बीजेपी मिले, चाहे जेडीयू और बीजेपी। रोजगार की मुद्दा पे बात है तो रोजगार में भी मोदी जी कहें कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। आप देख रहे हैं कि अभी देश के युवा का क्या स्थिति है, बेरोजगारी चरम पर है भारत में, ये तो किसी से छुपी नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमको लगता है कि मोदी सरकार विफल रही है। इसके बारे में देखिए सर, बेरोजगार वही लोग हैं जिसको 10वीं पास कर लो, उनको 12th की स्पेलिंग नहीं पता होती है, लेकिन उनको IAS IPS बनना होता है। तो भैया ऐसे लोग पहले भी बेरोजगार थे, पंचर बनाते थे, आज भी बेरोजगार है, पंचर बनाएंगे। मतलब गवर्नमेंट जॉब निकाल रही है, नौकरियां गवर्नमेंट दे रही है, युवा ले नहीं पा रहे हैं। अरे युवा ले नहीं पा रहे क्योंकि युवा पढ़ नहीं रहे हैं। युवा सिर्फ और सिर्फ जो बेरोजगार है वो कौन है पता है? जो इंस्टाग्राम पे रील्स पे कमर मटका रहे हैं, वैसे लोग ही बेरोजगार हैं। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना, अभी लोग बोलते हैं कि अरे 5 लाख लोगों ने पेपर दिया लेकिन नौकरी तो 150 ही थी। तो भैया जिस 150 ने वो नौकरी पाई है, तुम्हारे अंदर अगर गूदा होता तो तुम भी पढ़ के पा लेते ना वो 150 वाली नौकरी। लेकिन पर मोदी सरकार तो ये भी कर रही है ना कि नौकरी तो दे रही है, लेकिन 4 साल के लिए जो जवानों को नौकरी दे रही है अग्निवीर के तहत, उसमें भी तो 4 साल के लिए दे रही है। 4 साल के बाद फिर क्या करेंगे? 4 साल के बाद है ना, 20% रिजर्वेशन निकाला है केंद्र ने, 20% रिजर्वेशन निकाला है राज्य ने, तो 40% तो ऐसे ही खप गया। और बाकी जो बचे कुछ लोग हैं ना सर, उनके जेब में 18-18, 20-20 लाख रुपए का मोटा पैसा आ रहा है, ऐसे छुच्छा नहीं छोड़ रही। और 20-20 लाख रुपए को भी मिल रहे ना, अगर वो खुद का स्वरोजगार करे ना तो बहुत अच्छे से कमा खा सकते हैं। ये सब सिर्फ बहानेबाजी है। और सरकार ने ये चीज निकाला क्यों? क्योंकि उनके ऊपर पेंशन का बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा था, और जो हमारी आर्मी थी वो धीरे धीरे बूढ़ी होती जा रही थी। तो यूथ को इन्वॉल्व करने के लिए, यूथ के अंदर देशभक्ति जगाने के लिए, उनको ऐसा ना हो लगे कि भैया मैं इसमें आ तो रहा हूं लेकिन मुझे कुछ मिल नहीं रहा, ये सब करने के लिए सरकार ने इतनी अच्छी स्कीम लाई है। हर स्कीम में कुछ ना कुछ गलतियां होती है, तो इसमें भी है, इंप्रूवमेंट चल रही है, आगे चल के स्कीम को और बेहतर बनाया जाएगा। लेकिन बाकी ये जो विपक्षी बोल रहे हैं ना सर, सिर्फ और सिर्फ ये चुनावी चोचले हैं जो कि फ्लॉप होते नजर आ रहे हैं। अच्छा, राम मंदिर बने तो पूरा देश खुश है, लेकिन मोदी जी ने एक और बात कही थी पीओके के बारे में कि हम पीओके भी लाएंगे। आपको क्या लगता है कि पीओके भारत में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या कब तक मिलेंगे? इसके बारे में क्या? देखो, गदर 2 का एक डायलॉग याद आ गया, अगर आज पाकिस्तान का बॉर्डर खोल दिया जाए ना, तो सिर्फ वहां की आर्मी को छोड़ के 90% जो जनता है ना, वो आज भारत में आ जाएगी। ये हाल है। उस दूसरी तरफ पाकिस्तान भीख मांग रहा है, यहाँ कांग्रेस भीख मांग रहा है। ये दोनों गठजोड़ है ना, वो साफ नजर आ रहा है। कुछ दिन रुक जाइए, पीओके में मैं रोज न्यूज देखता हूँ कि वहां के जो खुद की जनता है वो चिल्ला रही है कि मुझे भारत से मिलना है, मुझे भारत से मिलना है, भारत के दरवाजे खोल दो, ऐसा कुछ तो उनका नारा भी चलता है अलग सा। तो भैया थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपको पीओके आता भी नजर आ जाएगा। और राम मंदिर की बात छोड़िए, अभी तो हमारे महादेव भी आने वाले हैं। विपक्षी कह रही है कि मोदी जी कहते थे पीओके लाएंगे, लेकिन चाइना भारत के जमीन को अपने कब्जे में ले रही है धीरे धीरे। तो एक तो पीओके लाए नहीं, ऊपर से जमीन भी कब्जा दे रहे हैं उसको, चाइना को दे रहे हैं। इस पर आप क्या मूर्ख लोग हैं सर। सियाचिन भेंट तुमने किया, पीओके भेंट तुमने किया, पीओके ये पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग तुमने करवाया, कच्छथीवू आइलैंड तमिल से श्रीलंका को तुमने दिया, सब दान तुम करो, उसके बाद भांडा फोड़ो बीजेपी पे। तो हम आज की जनता का युवा मूर्ख समझ रखा है क्या इन्होंने? हम पढ़े लिखे लोग हैं, सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनलों पे, गूगल पे दुनिया भर की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब वो जमाना नहीं रहा कि भैया टेलीग्राम से और चिट्ठियां आ रही है कि भैया चिट्ठियां पढ़ रहे हैं। आजकल हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल। तो भैया हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें ये लोग मूर्ख बनाना बंद कर दे। जितना भी ये तोड़ा है ना, वो तोड़ा है इन्होंने, लेकिन अखंड भारत बना के बीजेपी भारत को जोड़ने का काम करेगी, वो करेगी बीजेपी। क्या लगता है अखंड भारत बनेगा या बस ये एक एजेंडा है न्यूज का? आपने अभी चर्चा किया अखंड भारत, इसके पहले 370 भी लोगों को एजेंडा ही लगता था, हट गया ना। इसके पहले राम मंदिर बनना भी लोगों को एजेंडा ही लग गया था, बन गया ना। इसके पहले ट्रिपल तलाक भी लोगों ने सपने में ही देखा था, हट गया ना। तो जब बीजेपी इतनी बड़ी बड़ी काम, डीमोनेटाइजेशन, सर मोदी जी है ना, वो उनको सिर्फ एक चीज करनी है, रात को 8 बजे आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि भैया हमारे सेना ने पीओके पर चढ़ाई कर दी है, आज के बाद से पीओके हमारे अंदर आ गया, बस उसके बाद देख लीजिए। आपने अभी डीमोनेटाइजेशन का बात किया है, सारा विपक्ष ऐसा कह रहा है कि इससे कोई फायदा नहीं हुआ देश को, इससे जहां तक है कि नुकसान ही हुआ, लोग लाइन में खड़े हुए, लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो इस पर आप क्या कहिए? नुकसान देखो, नुकसान उन्हीं लोगों को हुआ है जिसके घर पे 2-2 हजार के मोटे मोटे बंडल रखे थे, जैसे 350 करोड़ अब निकला है। नुकसान उसी लोगों को हुआ है जैसे राहुल गांधी और बड़ी बड़ी कांग्रेस पार्टियां, जिनके पास ब्लैक मनी का फंड आता था इलेक्शन लड़ने के नाम पे। बाकी हम जैसे आम जनता 15-20 हजार रुपए कमाने वालों के पास 2000 का नोट आपको देखने जल्दी मिलेगा भी नहीं। और थोड़े मोड़े नोट थे, 2-4 दिन की परेशानी थी, उसके बाद देख लीजिए जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ, आपने देखना शुरू कर दिया पाकिस्तान का क्या हाल हो गया। आप देख लीजिए इस समय हमारी कांग्रेस पार्टी के क्या हाल है। तो बस इससे साफ समझ आ रहा है कि भैया वो 2000 के नोट से किसका लेना देना था।